जी। तो साथ बेटा आज हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या होता है कि इसका आपके पास ये एक वायर होती है जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आम वायर्स जो हैं इनकी रेजिस्टेंस तो वैसे ही हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। ठीक है, स्पेशली एक वायर होती है जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और ये आपके पास एक सोर्स है जिसकी ईएमएफ ई है। ठीक है, जो पोटेंशियल डिवाइडर होता था, अगर आपको याद है कि पोटेंशियल डिवाइडर में जो है वो आप एक फिक्स किस्म की आउटपुट पे वोल्टेज ले सकते थे। अगर आपके पास ये दो रजिस्टर हैं, दैट इज R2 एंड R1, तो इसमें क्या होता था कि R1 के क्रॉस जो वोल्टेज आउटपुट होगी वो होती थी R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V0। तो आप एक फिक्स वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस तरह का सर्किट लगा दिया जाए, ये वायर है और आपको पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। तो यूनिफॉर्म वायर है, इसका एरिया चेंज नहीं हो रहा। और मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज देखनी हो, एक ये पॉइंट है और ये एक ये पॉइंट है, तो दिस वोल्टेज विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ। ठीक है, जितना पॉइंट बी को आगे लेके जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए बी विल इंक्रीज if a b is moved towards c, if b is moved towards c। इसकी क्या वजह है? why it will increase? कि रेजिस्टेंस, इसी फार्मूले से लिंक करें कि रेजिस्टेंस बिटवीन these two points a and b will increase when you move point b away from a। ये लेंथ इंक्रीज होती जाएगी तो रेजिस्टेंस इसकी इंक्रीज होगी। ओवरऑल जो टोटल रेजिस्टेंस है वो नीचे आएगी। तो हम ऐसे कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन A एंड B will be resistance of the wire between A and B, that is rho x over cross sectional area divided by the total resistance of this wire। So resistivity, total length of this wire is L। ये जो टोटल लेंथ है इसको L का नाम दे, डिवाइडेड बाई A। तो ये कैंसिल हो गया बेटा। So potential difference between A and B is x over L। ठीक है, जैसे आप आगे जाते जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B विल इंक्रीज। ठीक है, और देखो अगर आप जीरो इसको मान लेते हो, ये 0 वोल्ट है आपका क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे है। तो जैसे अब पोटेंशियल डिफरेंस एट बी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप बी को आगे लेके जाते जाएंगे, B is moved towards C, तो potential at B will increase or decrease? इंक्रीज होगा ना। नहीं, डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। अब एक पॉइंट आपका ये है, दूसरा बी है। तो जैसे बी को एक सी की तरफ लेके आ रहे हो तो ये रेजिस्टेंस क्या हो रही है? दिस रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, दिस लेंथ इज डिक्रीजिंग, सो पोटेंशियल एट बी विल बी डिक्रीजिंग। बी पॉइंट का पोटेंशियल कम होता जाएगा। ए का जो है वो फिक्स है यहाँ पे, तो इसलिए बी को जब इधर लेके आ रहे हो बिटवीन ए एंड बी पोटेंशियल जो है वो आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन बी पे पोटेंशियल जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि अगर आपके पास लेट्स है ये ये फार्मूला आप जहन में रख लें, वी ए बी इज इक्वल टू एक्स ओवर एल। लेट्स है बेटा आपके पास
नंबर्स में बात करते हैं। लेट्स से E is equal to 12 volt. So potential of point A is 12 volt and potential of this point is 0 volt. जैसे B को आगे लेके आ रहे हो तो पोटेंशियल क्या होता जा रहा है? पोटेंशियल ऑफ द B इज डिक्रीजिंग। तो लेट्स से आपके पास X इतना है कि ये टोटल रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल आपके पास वायर AC की रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC, लेट्स से ये आपके पास टोटल जो है वो 6 ओम है, और A और C के बीच में जो लेंथ है उसकी रेजिस्टेंस लेट्स से आपके पास 2 ओम है राइट नाउ। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B will be this resistance divided by total resistance multiplied by 12. So that is 2, which is equal to 4 volt. So drop जो डिफरेंस है A और B का 12 वोल्ट है, सॉरी 4 वोल्ट है। अगर ये आपके पास 12 वोल्ट है तो B पे कितना होगा? B पे बेटा 8 वोल्ट होगा। Is that clear? Difference between A and B is 4 volt. So potential at this point B is 8 volt. जैसे आप आगे जाते जाओगे तो पोटेंशियल एट B will डिक्रीज। ठीक हो गया? जी सर। अब यहाँ पे ले अगर मिड में लेके आ जाओगे तो ये पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी 6 वोल्ट। तो ये डिफरेंस जो है वो आपके पास 6 वोल्ट है। थोड़ा आगे लेके चले जाओगे इसको, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट B will further decrease, that is B point. So let's say over here it is 3 volt. So as B is moving towards C, potential of point B is decreasing and potential difference between A and B is increasing. So potential difference between point A and B is increasing as B is moving towards A, सॉरी C। ठीक हो गया? अगर मैं रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं लेंथ के साथ, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये लेंथ क्या है आपके पास? x फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जैसे जैसे x इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B विल इंक्रीज, और जब ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी? जब इसकी लेंथ L हो जाएगी, वायर पूरे पे हम मूव कर जाएंगे, तो रेजिस्टेंस जो है बिटवीन A एंड B मैक्सिमम हो जाएगी जितनी उसकी है वायर की। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है और पोटेंशियल जो है between A and B is also increasing. Potential between point A and B is also increasing, but potential of point B is decreasing. तो अगर इसी पे ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़े तो ये क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू C हम बात कर रहे हैं। तो जैसे x मूव कर रहे हैं, x चेंज हो रहा है, तो पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। ठीक है बेटा? ये पोटेंशियल जीरो का अप्रोच कर जाएगा B का। सो ये इस अब पोटेंशियल मीटर का हमें फायदा क्या होता है? इसका बेटा सबसे पहला फायदा कि अगर आपने किसी सोर्स की ईएमएफ फाइंड करनी है तो आप क्या करें, उस सोर्स को इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा दें।
सो द एडवांटेज ऑफ दिस सर्किट, हमें क्या फायदा होता है इसका? अगर आपने बेटा एक सोर्स है जिसकी ईएमएफ आपने फाइंड करनी है, और लेट से उसकी ईएमएफ जो है वो E1 है। कंडीशन ये है कि E1 इस E से छोटा होना चाहिए। अब आप आगे क्या करते हो? आपके पास ये गिलवानोमीटर है। गिलवानोमीटर क्या करता है? दैट डिटेक्ट द करंट। और ये दूसरा पॉइंट जो है वो मूवेबल है, ठीक है? दैट इज पॉइंट ए, बी एंड दिस सी। E1 इज अननोन। नोन आपको क्या है? ई नोन है आपको। आप क्या करते हो? पॉइंट बी को, अगर बेटा बी आपने ए पे रखा गया है और इस पॉइंट को, बी को ए से सी की तरफ मूव करते हो, लेट्स से यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड यू मूव दिस पॉइंट बी फ्रॉम ए टिल टूवर्ड्स सी, तो क्या होगा? एक पॉइंट तक गिलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो एक तरफ होगी। गिलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन अगर एक तरफ है, दैट मीन द करंट इज फ्लोइंग इन दिस पाथ। जैसे इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हो, एक पॉइंट बेटा ऐसा आएगा where the galvanometer will show no deflection. That point is known as null point, ठीक है? सो हम उस पॉइंट, उस लेंथ को नोट करते हैं where galvanometer is showing no deflection. So let's say this length is L1. So at L1 galvanometer shows no deflection. इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इसको नल पॉइंट भी कहते हैं, इसको जो है बैलेंस्ड पॉइंट भी कहते हैं। L1 को हम कहते हैं बैलेंस्ड लेंथ, ठीक है? जी अब सर। अगर गिलवानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो गए। दैट शोज कि पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल। ये आप देखें, ये वाला पॉइंट इस तरफ जो लगा है, ये सेम पॉइंट है, ठीक है? और जीरो डिफ्लेक्शन होने का मतलब ये है कि पोटेंशियल एट बी, वी ए बी is equal to E1. Is that clear? This is for when galvanometer is showing no deflection. So VAB क्या होगा बेटा? लेंथ आपको पता चल गई ना? So it is proportional to length. So VAB is rho L1 over total length of the wire is AC, जो इसकी लेंथ है L, लेट्स से इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया A डिवाइडेड बाय रो L over A, that is into E। ये कैसे मैंने लिख दिया? वोल्टेज डिवाइडर के तहत, कि वी ए बी इज रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज रो एल ओवर ए, ओवर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए सी, रो एल ओवर ए। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास बना L1 ओवर एल टाइम ई, दैट इज वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी। और दिस इज इक्वल टू E1, तो हमें L1 ओवर L टाइम E इज इक्वल टू E1।
अननोन क्या था हमारे लिए? E1 अननोन था। वो कैसे निकाल दिया हमने? नल पॉइंट अचीव करके जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन हो रही है वो लेंथ नोट की, और उस लेंथ पे उस लेंथ को डिवाइड बाय टोटल लेंथ कर दिया, साथ ईएमएफ इस सोर्स की ईएमएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट E1। ठीक है। जी सर। अगर उसके बाद आगे लेके जाओगे, जहाँ पे अगर जीरो डिफ्लेक्शन आ गई है और इस पॉइंट को आगे लेके चले जाते हो कोई थोड़ा सा आगे यहाँ पे, तो अब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो दूसरी तरफ हो जाएगी। L1 पे गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, और दिस इज अगर बिफोर L1 आपके पास पोलैरिटी इस तरफ करंट की डायरेक्शन है तो बाद में उल्ट हो जाएगी। पहले अगर करंट फॉर एग्जांपल इस सर्किट में ऐसे मूव कर रहा था तो बाद में करंट की डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगी। ठीक है। दिस इज हाउ यू विल measure potential EMF of unknown source। हम्म, इसका फायदा क्या है? ईएमएफ तो हम वोल्ट मीटर से नहीं कर सकते। व्हाई नॉट वोल्ट मीटर? बेटा देखो, ये आपके पास सर्किट है, ये सोर्स है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और आपने वोल्ट मीटर लगाया है इसके साथ। तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस तो आइडियली इन्फिनिट होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है लेकिन इन्फिनिट नहीं होती। आइडियल वोल्ट मीटर को कोई करंट ड्रॉ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है कुछ ना कुछ स्मॉल करंट ड्रॉ कर लेगा इसमें से। जैसे करंट ड्रॉ करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी, कल हमने बोला था कि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, याद है आपको? I is the current, so the voltmeter reading will be smaller than EMF। EMF तो ना निकला ना वोल्टमीटर से? ठीक है। जी सर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अगर आपके पास उसकी बेशक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, या आपके पास सॉरी सर्किट है जिसकी ईएमएफ आपको पता है, और ये आपके पास वायर है, ये जो दूसरा सर्किट है ना बेटा, ये लगाना भी आना चाहिए कि इसकी पोलैरिटी जो है वो ये आपस में मैच करनी चाहिए, वरना नल पॉइंट अचीव नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी इधर होना चाहिए। लेट्स से इसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, स्मॉल आर, और ये गैल्वेनोमीटर के बजाय एमीटर भी यूज हो सकता है। ठीक है, एक ही बात है। गैल्वेनोमीटर इसलिए यूज करते हैं कि ये सेंसिटिव होता है और ये स्मॉल करंट्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। बेटा ये आपके पास सर्किट है, सोर्स है जिसकी ईएमएफ आपने फाइंड करनी है। एक सेकंड, साथ बेटा एक सेकंड जरा, मैं वो दूसरे स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ है। अच्छा जी, तो साथ ये देखो, ये सोर्स E1 आपने फाइंड करना है। जब डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है तो लेट्स से ये लेंथ, उस वक्त जब डिफ्लेक्शन जीरो होती है तो उस लेंथ को आपने मेजर कर दिया, दैट इज L1। सो दिस इज दिस लेंथ। ठीक है। सो बेटा इस वक्त नो डिफ्लेक्शन है, नो करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या जब नो करंट फ्लो हो रहा है तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई ड्रॉप होगा इस सेकेंडरी सर्किट में? नहीं।
नहीं होगा, जाहिर है करंट ही नहीं हो रहा है। देयर विल बी नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर। तो जो हमें ई मिलेगा वो 100% एक्यूरेट मिलेगा। तो ई वन विल बी एल वन, हम इस लेंथ को मेजर कर लेंगे, उस पर देख लेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ एल मल्टीप्लाई बाई ई। तो दो एल वन और ये लेंथ अगर दोनों सेंटीमीटर में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ई वन आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर जो मैंने पहले बात बोली थी कि अगर ई वन ग्रेटर हो इस ई से, जिस सोर्स की ईएमएफ आपने फाइंड करना है, और वो इसकी ईएमएफ से ज्यादा हो, तो फिर नल पॉइंट अचीव होगा ही नहीं। ठीक है, अगर एल वन पे यहाँ पे नल पॉइंट इसलिए नहीं अचीव होगा कि इसका कोई फ्रैक्शन यहाँ इन दो पॉइंट्स पे ड्रॉप हो रहा है और वो इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है कि फिर जीरो डिफ्लेक्शन होगी। अगर बी थोड़ा सा आगे कर देते हैं, लेट्स से ये आपके पास यहाँ एल वन पे जीरो डिफ्लेक्शन हुई थी, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि नाउ वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन दिस ई, एंड देयर विल बी करंट फ्लोइंग इन दिस लूप। अगर बी जो है इस नल पॉइंट लेंथ से इधर है तो करंट की एक डायरेक्शन होगी, आगे है तो करंट की दूसरी डायरेक्शन होगी। तो करंट हर सूरत में सिर्फ नल पॉइंट पे जीरो होगा, बाकी उससे पहले हैं तो करंट की एक डायरेक्शन होगी, बाद में तो करंट की दूसरी डायरेक्शन होगी। ठीक हो गया? तो एतराज? नाइस। ईएमएफ ऑफ द अननोन सोर्स हमने फाइंड कर ली। अच्छा, अब हमें हमारे पास अगर दो सोर्सेज और उनकी ईएमएफ को कंपेयर करना है इससे, इसी सर्किट से, तो हम क्या करेंगे, एक बेटा आपके पास है सोर्स ई वन जिसकी ईएमएफ निकालनी है, कंपेयर करनी है, और एक दूसरा सोर्स है उसकी ईएमएफ को इससे कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा कि दूसरे को भी ऐसे लगाएंगे, इसकी ईएमएफ ई टू एलएट्स है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम नल पॉइंट अचीव कर लेंगे इस सोर्स के साथ, ई वन के साथ। सो लेट्स से ये एल वन पे जीरो डिफ्लेक्शन हुई इस गैल्वानोमीटर में, और फिर हमारे पास ये दूसरा सर्किट है, या वही गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करके फिर इसका नल पॉइंट अचीव कर लेंगे। लेट्स से सोर्स ई टू के साथ इसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक आई एल टू। एल टू वो लेंथ है जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई इस गैल्वानोमीटर में, एल वन वो लेंथ है जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई इस गैल्वानोमीटर में। दोनों का हमने क्या किया है कि जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट नोट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि दो गैल्वानोमीटर सेपरेट नहीं इसी को यूज करना है, तो फिर आप इसको भी यूज कर सकते हैं। कि वो कैसे, देखें बेटा, ये गैल्वानोमीटर है, इसको, ये आपके पास एक स्विच है, पहले इसको इधर लगा देते हो ऊपर वाले पॉइंट पे, और नल पॉइंट अचीव कर लेते हो एल वन। फिर इस स्विच को उठा के इस पॉइंट पे इसके क्रॉस लगा देते हो। ठीक है, एक गैल्वानोमीटर आपने यूज कर लिया। तो आपके पास ई वन क्या होगा, ई वन विल बी एल वन ओवर एल मल्टीप्लाई बाई ई, और ई टू विल बी
L2 over L multiply by E. Is that clear? अब इन दोनों इक्वेशन को हम अगर डिवाइड कर लेते हैं, E1 डिवाइडेड बाई E2, तो आई विल बी लेफ्ट विद ई ई कैंसिल हो जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाई L2। तो इससे इन दोनों सोर्सेज की ईएमएफ को आपस में कंपेयर कर लेंगे कि किसकी ईएमएफ ज्यादा है। अगर इफ E1 L1 और L2, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास L1 आपके पास आया था 10 सेंटीमीटर, L2 आया 20 सेंटीमीटर, तो दैट मीन के कौन सी किसकी ईएमएफ ज्यादा है? E2 इज 2 टाइम E1। कंपैरिजन हो गया ना। और इसके लिए दोनों सोर्सेज की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए इसकी ईएमएफ की आपको जरूरत नहीं है, तो कैंसिल हो जाएगा ना। जी। ठीक है, तो दो सोर्सेज की ईएमएफ को कंपेयर करना, एक सोर्स की ईएमएफ को फाइंड करना, ये पोटेंशियोमीटर का काम है। और अभी मैं आपको पास पेपर की सिचुएशन दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आपको पास पेपर नजर आ रहा है? जी। ओके बेटा, सो स्टेट किरचॉफ सेकंड लॉ, ये आपने ऑलरेडी, आपको आता है कि कैसे कि इन ए क्लोज लूप sum of potential difference is equal to EMF the equals to sum sum of of the EMF. potential difference. Kirchhoff's second law is linked to the conservation of certain quantity. State this quantity, conservation of energy. The circuit shown in this figure is used to compare potential differences. यहाँ पे देख लें, ये आपके पास क्या है, एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, और ये सेल है जिसकी ईएमएफ 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिस, और ये सेल जिसकी ईएमएफ आपने फाइंड करनी है, ये वेरिएबल रेजिस्टर। अब यहाँ पे जो है ना, ये रेजिस्टर सर्किट में लगाया भी जा सकता है, नहीं भी लगाया जा सकता। अब जो डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा था वहां में नहीं लगाया था। तो जब ये रेजिस्टर लगा होगा ना बेटा, तो फिर इस पार्ट की रेजिस्टेंस, और जब टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे तो उसमें ये भी काउंट हो जाएगा। अब देखें कहना क्या चाह रहा है कि आपके पास द यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर लेंथ 1 मीटर रेजिस्टेंस, इस पूरी वायर की बेटा रेजिस्टेंस कितनी है? 4 ओम रेजिस्टेंस है। और दोनों सेल्स की ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस दी हुई है, करंट आई दिया हुआ है, वो निकालना है। द करंट थ्रू सेल बी इज मेड जीरो। अब देखें, इस सेल बी में से करंट को जीरो कर दिया गया है, गिलवानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। सो when the movable connection J is adjusted so that the length X is 0.9 meter, the variable resistor R has resistance 2.5. So बेटा आपसे क्या पूछ रहा है? अप्लाई Kirchhoff's second law to the circuit CXYDC, CXYDC to calculate the current. एक चीज देखिए कि जब इस लूप में से करंट जीरो हो गया ना, इस वाले में से, तो दैट मीन कि आपका ये पूरी वायर में से एक ही करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें करंट जीरो ना होता तो फिर इधर का करंट कुछ और होता और आगे करंट कुछ और होता, फिर इसका करंट भी इस पार्ट पे एड अप हो रहा होता। तो अब आपने टोटल करंट फाइंड करना है, तो ईएमएफ क्या है आपके पास? ऊपर वाले लूप में 2 वोल्ट है, और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? 0.5, 2.5, दैट इज 2.5 plus 1. 3। और वेरिएबल सॉरी एक्स वाई की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 4 ओम। सो 3 + 4 7 हो गया ना। जी सर। 4 ओम रेजिस्टेंस है इस वायर की, और 2.5 ये 0.5 ये, सो दैट इज 3 7। ये आपसे पास करंट मिल गया। उसके बाद बेटा करंट की वैल्यू के बाद आपसे क्या कहना चाह रही है कि आप सॉरी एक सेकंड, कहाँ गया यार?
ये है। ये तो बेटा करंट की वैल्यू के बाद कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ वायर एक्स जे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालोगे? कितनी लेंथ है एक्स जे की? 0.9। 0.9। तो आप रेशियो मेथड लगाओगे कि अगर 1 मीटर वायर की रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो 0.9 मीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी? ठीक है, x will be 0.9 टाइम 4, दैट इज 3.6 ओम। अब रेजिस्टेंस क्यों जरूरी थी? कि आपने वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सो वोल्टेज बिटवीन एक्स जे इज 3.6 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ठीक है बेटा, इस 7। एक्स और जे के बीच की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी? 7 थी ना, 7। मल्टीप्लाई बाई 2 वोल्ट। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा एक्स जे के क्रॉस। निकाल लोगे ना? यस। यूज योर आंसर्स टू स्टेट द वैल्यू ऑफ ई। अब ई क्या होगा? मैंने पहले बोला कि जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ दिस सोर्स इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, जो आप अभी ऊपर निकाल चुके हो। दैट क्लियर? जी। State why the value of internal resistance of cell B is not required for the further determination of E। कि E फाइंड करने के लिए कहता है इस R को क्यों नहीं यूज किया, क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो इसका आंसर ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस सर्किट में जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें कोई करंट मूव नहीं कर रहा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए ई की कैलकुलेशन में आर का कोई यूज़ नहीं है। और यही मोटिवेशन थी आपका ईएमएफ इस पोटेंशियोमीटर से फाइंड करने की। ठीक है बेटा, जी। में एक और सर्किट कर लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास पोटेंशियोमीटर सर्किट दैट इज यूज्ड एज मींस फॉर कंपेयरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज शोन इन फिगर दिस। ये आपके पास मेन सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट है। यहाँ पे आप देखें गिलवानोमीटर के बजाय एमीटर लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेटल वायर, दिस रजिस्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस। सो करना क्या चाह रहे हैं? यूजिंग किरचॉफ लॉज टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन I1 I2 एंड I3। I1 I2 और I3 के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। क्या होगा? यहाँ पे है ना, इधर करंट कितना आ रहा है? I1, और I3 भी आ रहा है। I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2। ठीक है बेटा, जी। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सो बिटवीन E1 R1 R2 R1 I1 I2 किस लूप की बात कर रहे हैं? HBJFGH, HBJFGH इस लूप में। तो आप किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज करते हुए सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे आप इसको कर लेंगे।